हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको तमाम सब्जेक्ट के वीडियोस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आज इस वीडियो में बेसिकली जो आपका चैप्टर है फेडरलिज्म, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हों तो मैग्नेट ब्रेन्स पर सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। टॉपिक वाइज अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने उनको समझाया है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, अपना पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आप ऐसे नहीं सोचना है कि सर कोई कथा सुना रहे हैं और वो कथा हम सुन रहे हैं और हम टिप टिप के आंसर लिख रहे हैं। वो काम आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आप अपने लिए एक टेस्ट लीजिए, आप अपने खुद के लिए एक टेस्ट लीजिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन को कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और एक शॉर्ट में, आप इतना बड़ा आंसर तो आप नहीं लिख पाएंगे लेकिन एक शॉर्ट में एक पॉइंट तो बना सकते कि हाँ ये पॉइंट आना चाहिए, और फिर मैच कीजिए कि वो पॉइंट मेरे आंसर में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपका और मेरा आंसर सेम नहीं होगा, ये दिखती सी बात है, लेकिन कुछ कुछ जो की पॉइंट है वो की पॉइंट तो मिलने चाहिए ना। तो इन एनसीईआरटी सॉल्यूशन को कथा जैसे नहीं सोचना है। इन एनसीईआरटी सॉल्यूशन को क्या करना है, इन एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आपको बस चेक करना है कि आपको दिमाग में कितना गया है, आपके कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको ये सारी चीज़ें देखना है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, from the list of following event which one would you identify with the functioning of federalism and why? यहाँ पे लिस्ट है, मतलब अलग अलग लिस्ट है 1 2 3 4 करके। अगर आप बुक में देखोगे तो इसमें से कौन सी जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को हम फेडरलिज्म के फंक्शनिंग में देखते हैं या नहीं देखते हैं और क्यों। ठीक है, अगर हमने फेडरलिज्म के फंक्शनिंग में उसे देख रहे हैं तो क्यों, नहीं देख रहे हैं तो क्यों। ठीक है, अब अभी थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नीचे नीचे चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो और यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, द सेंटर ऑन ट्यूसडे अनाउंस 6 शेड्यूल स्टेटस टू GNLF led Darjeeling Gorkha Hill Council which ensure greater autonomy to governing body in the Hill district of West Bengal. A tripartite memorandum of settlement was signed in New Delhi between the Central West Bengal government and the Subhas Jai Singh led Gorkha National Liberation Front after 2 days of hectic deliberation. ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द वेरी मच फैक्ट दैट स्टेट कंसर्न दैट इज वेस्ट बंगाल वाज अपॉइंटेड एज ए पार्टी टू द सेटलमेंट मार्क द इवेंट एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्किंग एज फेडरलिज्म। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसे कि मैंने जब आपको पूरा पढ़ा रहा था कि स्टेट बहुत बड़ा होता है। अब स्टेट बहुत बड़ा है, मान लो ये स्टेट है, ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार है। ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में कुछ ट्राइबल पीपल रहते होंगे यहाँ पे। अब इन ट्राइबल पीपल को हमने यहाँ पे ऑटोनॉमी दे के रखी है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इनको ऑटोनॉमी दे के रखी है कि अपने रूल्स रेगुलेशन थोड़े से इनके हिसाब से चल सकते हैं। ये ऑटोनॉमी हमने दे के रखी है, मैंने आपको समझाया भी था। तो अब इनकी ऑटोनॉमी, इनके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होना था। ये जो ऑटोनॉमी दी है इन लोगों को, इनके बीच में, ये जो इनको यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इनको जो ऑटोनॉमी दी है, इनके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट होना था। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनके साथ में नहीं आ रही। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया। यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लिया, और फिर ये सारे लोग यहाँ पे, और फिर ये वाली जो गवर्निंग यहाँ पे जो हिल काउंसिल है, ये तीनों मिलके यहाँ पे अग्रीमेंट में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फेडरलिज्म है। क्यों फेडरलिज्म है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनसे डील करती तो हम बोलते फेडरलिज्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक पार्टी बनाया है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक अग्रीमेंट में आ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग फेडरलिज्म के वर्किंग में मानेंगे, बिकॉज हेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज पार्टी। स्टेट गवर्नमेंट बीच में नेगोशिएशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली डील नहीं कर रही है। नहीं तो अब आप बोल दो कि सर 6 शेड्यूल तो पढ़ा नहीं। यहाँ पे 6 शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बस एक केस आपको बना के दे दिया है। उस केस से आपको समझना है कि क्या यहाँ पे हम वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म देख रहे हैं या वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म हम नहीं देख रहे हैं। हमें इस केस को यहाँ पे समझना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है
Government for action plan, government for action plan for a rain hit states. Center has asked the range with state to submit a detailed plan for constructions for reconstruction to enable it to respond to their demand for extra relief expeditiously. It throws a light on sensitivity of center which want to provide help to the rain-ravaged states to sort out their problems, hence it can be identified as federalism. अब यहाँ पे क्या है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने जो बाढ़ पीड़ित, जो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जो यहाँ पे देख रहे थे कि जो बाढ़ से या जिससे पानी ज़्यादा आने से जिस स्टेट का जो हम लोग प्लान वगैरह देख रहे थे, जिस स्टेट में नुकसान हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो स्टेट अपना डिटेल प्लान हमको दे कि हमारा इतना इतना नुकसान हुआ है, हम स्टडी करेंगे और हम तुरंत तुम लोगों को रुपए दे देंगे। तो ये फेडरलिज्म है कि नहीं? बिल्कुल फेडरलिज्म है। यहाँ पे सेंटर एक तो कंसर्न दिखा रहा है स्टेट के लिए और यहाँ पे डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, डायरेक्ट दो गवर्नमेंट डील कर रही है, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट, एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, तो ये फेडरलिज्म है, बिल्कुल ये फेडरलिज्म है। ठीक है, सो सेकेंड वाला स्टेटमेंट पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, ये वाली चीज भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यू कमिश्नर फॉर दिल्ली, द कैपिटल इज गेटिंग अ न्यू म्यूनिसिपल कमिश्नर, confirming its presence. MCD Commissioner Rakesh Mehta said he received his transfer order and that he is likely to be replaced by IAS officer Ashok Kumar, who is serving as a Chief Secretary in Arunachal Pradesh. Mehta, a 1975 IAS batch, has been heading the MCD for about 3.5 years. It shows the transfer of officer for one place to another, showing federalism. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे एक IAS ऑफिसर का क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है क्योंकि ट्रांसफर कौन कर रहा है, ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर भी बताता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सोचा होगा, तो आपको आपका एग्जाम जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यूपीएससी एक बॉडी है उसके द्वारा, ये सेंट्रल लेवल की बॉडी है। इन्होंने आपका एग्जाम करवाया, आप सिलेक्ट हो गए, अब आपको पोस्टिंग दे दी गई एक स्टेट में। आपकी पोस्टिंग कहाँ हो गई, आपकी पोस्टिंग हो गई एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह कुछ भी लिया जाएगा तो वो हमेशा केंद्र सरकार लेगी, लेकिन ट्रांसफर की जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। अगर आपने कुछ बुरा किया है, अगर आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, ऐसी कोई सी चीजें हैं, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार लेगी। लेकिन ट्रांसफर वाली जो पावर है वो किसके पास में होती है, ट्रांसफर वाली पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर वाली पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और यहाँ पे एक जो IAS ऑफिसर है, इन्होंने बस इतनी लंबी कहानी आपको कंफ्यूज करने के लिए बना दी है। इन क्रक्स बोले तो एक इंसान का ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर की पावर क्या है, ट्रांसफर की पावर हमेशा स्टेट के पास में जाती है, स्टेट के पास होती है। तो यहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फेडरलिज्म शो हो रहा है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इतनी लंबी अगर यहाँ पे आपको कहानी बताए तो इन कहानी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते रह जाओ कि बाप रे हो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना खतरनाक क्वेश्चन। इन कहानी में आपको क्या करना है, इन कहानी में आपको वो नहीं होना है कि अरे ये तो बनेगा ही नहीं, ये क्या है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। CU stands for Manipur University. CU status for Manipur University. Rajya Sabha on Wednesday passed a bill to convert a Manipur University into a central university, with the Human Resource Development Minister promising such institution in northeastern states of Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim as well. In the Constitution of India, education comes under the concurrent list to strengthen federation by establishing central institution to be identified as a functioning of federalism. अब ये वाला भी हमें यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे राज्यसभा का इन्वॉल्वमेंट है। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट,
राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद में यहाँ पे एक जो यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन किस में आता है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। एजुकेशन यूनियन लिस्ट में भी है, सॉरी एजुकेशन यूनियन लिस्ट में नहीं, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरा वाला कौन सा है, तीसरा वाला है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाता है, यूनियन लिस्ट पे कानून सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाता है, स्टेट लिस्ट पे कानून सिर्फ राज्य की जो सरकार है वो। कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून हमेशा स्टेट या राज्य दोनों बना सकते हैं। तो एजुकेशन क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग फेडरलिज्म को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट के पास भी पावर है और सेंट्रल के पास भी पावर है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फंड्स रिलीज। द सेंटर रिलीज 553 lakh to Arunachal Pradesh under its rural water supply scheme. The first installment was of 466.81 lakh. बिल्कुल ये फेडरलिज्म है. This is also federalism because central releases fund for state under its रूरल वाटर सप्लाई स्कीम अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, तो ये तो फेडरलिज्म है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को रुपए दे रही है उनकी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, केंद्र सरकार की स्कीम्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करने में. तो बिल्कुल फेडरलिज्म है बिकॉज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है सेंटर का भी और स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है. मेन स्टेट का यहाँ पे अच्छा खासा हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है. अगले क्वेश्चन की टू वर्ड्स पढ़ते हैं. वी टीच द बिहारीज हाउ टू लिव इन मुंबई. Around 100 Shiv Sainik stormed JJ Hospital, disrupted daily operation, raised slogan and threatened to take matters into their own hand if no action was taken against non-Maharashtrian student. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई फेडरलिज्म वाली चीज़ ही नहीं हो रही है. यहाँ पे एक तो मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ हमें ये दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, दो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यहाँ पे कुछ भी फेडरलिज्म वाला हमें कोई सी चीज़ नहीं दिख रही. तो दिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एज फेडरलिज्म बिकॉज द एक्ट ऑफ शिव सैनिक डज नॉट प्रमोट फ्रेटर्निटी, कॉपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें कोई भी फेडरलिज्म वाली चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है. तो ये तो बहुत क्लियर है, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे शिव सैनिक ऑपरेशन रेज स्लोगन थ्रेटेड टू टेक मैटर्स इन देयर ओन हैंड्स. यहाँ पे कुछ भी गवर्नमेंट वाली बात ही नहीं हुई है. तो यहाँ पे फेडरलिज्म का हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है. एक नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ हमें बस यहाँ पे देखने को मिल रही है कि नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. नेक्स्ट, डिमांड फॉर डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट. The Congress Legislature Party CLP in representation submitted to state governor recently has demanded dismissal of ruling Democratic Alliance of Nagaland government for its alleged financial mismanagement and embezzlement of public money. दिस आइडेंटिफाई दी फेडरलिज्म. ये वाली जो चीज़ है ये हमें फेडरलिज्म के तौर पे आइडेंटिफाई हो रही है बिकॉज यहाँ पे गवर्नर है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पे हमें स्टेट लेवल की सारी चीज़ें शो हो रही है मशीनरी की. तो यहाँ पे हमें क्या है, फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट, मतलब आप ये समझ जाओ कि जहाँ स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का तालमेल है स्टेट गवर्नमेंट का, वो फेडरलिज्म है. अब जहाँ कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, एक स्टेटमेंट नॉर्मल है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो फेडरलिज्म नहीं है. कुल मिला के क्वेश्चन क्लियर है. ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्या है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं. यहाँ पे ये जितनी भी लाइंस आपको दी है ये सारी लाइन क्या है, ये सारी लाइंस आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दी गई है. तो आपको इतना बड़ा बड़ा पढ़ के आपको ऐसा वो नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट, एनडीए गवर्नमेंट आस्क नक्सलाइट टू सरेंडर आर्म्स. Amid a walkout by opposition RJD and its allies Congress and CPIM, the Bihar government today appealed to Naxalite to shun the path of violence and reaffirm its pledge to root our unemployment to usher in a new era of development in the Bihar. तो यहाँ पे हमने स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की टू वर्ड्स बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम समझते हैं थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट स्टेट वाई. हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों करेक्ट है. ठीक है, वाई हमें बताना है.
और करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी बता देंगे। नाउ फेडरलिज्म इनहांसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन टू इंटरैक्ट विदाउट द फियर ऑफ वन कल्चर बीइंग इम्पोज्ड अपॉन देम बाय अदर। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दिस इज करेक्ट बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे फेडरलिज्म में हमें बिल्कुल भी डर नहीं होता, अलग अलग रीजन्स के लोग जो हैं वो विदाउट फियर इंटरैक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर की तरफ से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से कि राज्य की सेंट्रल गवर्नमेंट के ये पास पावर है, ये राज्य सरकार के पास ये पावर है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान का अपना कल्चर इम्पोज किया जाएगा यहाँ पे बिहार में, या बिहार का कल्चर इम्पोज किया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि हम सबके पास इक्वल पावर है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर। हम लोग चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके हैं, चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं कई बार बहुत फटाफट भी कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टूवर्ड्स बढ़ते हैं। फेडरल सिस्टम विल हिंडर easier economic transaction between two different regions that have distinct types of resources. Federal system will hinder easier economic transaction between two different regions that have distinct types of resources. This statement is not correct because of resources are of distinct type and federalism give impetus to economic transaction among different region. इन्होंने बोला है कि फेडरलिज्म एक तरीके से हैंडर करेगा, फेडरलिज्म एक तरीके से रोकेगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को दो रीजन में जहाँ पे अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और रिसोर्सेज हैं इस स्टेट में, यहाँ पे कुछ और रिसोर्सेज हैं इस स्टेट में, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि फेडरलिज्म इनको रोकेगा इस स्टेट को ट्रेड करने से इस स्टेट में और इस स्टेट को ट्रेड करने से इस स्टेट में। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास अलग अलग रिसोर्सेज है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। फेडरलिज्म तो इन्हांस करेगा ट्रेड को। फेडरलिज्म कहाँ ट्रेड को रोक रहा है? फेडरलिज्म यहाँ पे क्या कर रहा है? फेडरलिज्म इज इनहांसिंग, यहाँ पे फेडरलिज्म इन्हांस कर रहा है ट्रेड को, फेडरलिज्म रोकेगा नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। A federal system will ensure that power of those at the center will remain limited. बिल्कुल फेडरल सिस्टम इंश्योर करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड रहे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी बता के रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपकी लिमिट बस इतनी है, आप सिर्फ यहाँ तक काम करें, आप इससे आगे काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। तो फेडरलिज्म ने एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक के रखा है, उनकी लिमिट को थोड़ा सा रोक दिया है कि आप यहाँ तक ही काम करें, आप यही तक पावर है, आप यहीं तक चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे फेडरलिज्म ने क्या किया? फेडरलिज्म ने एक तरीके से लिमिट लगा दी, एक बाउंड्री सेट कर दी है कि यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगी, यहाँ पे सिर्फ राज्य सरकार काम करेगी, यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर सकती है, यहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज काम करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को हमारे संविधान में ऐड किया गया था, लेकिन तो भी क्या है, लेकिन तो भी अब तो डिफाइन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ डिफाइन है कि ये केंद्र सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम है, ये जुडिशरी का काम है, तो सब कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। तो फेडरलिज्म ने एक तरीके से क्या किया? एक तरीके से लिमिट कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को। Now, based on the first few article of the Belgian Constitution given below, यहाँ पे बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नीचे दिए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ फेडरलिज्म इज विजुअलाइज्ड इन दैट कंट्री। हमें ये देखना है कि बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कैसे विजुअलाइज किया गया है। ट्राई एंड राइट अ सिमिलर आर्टिकल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें फिर ये देखना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, इन स्टेटमेंट में हमें सेम आर्टिकल लिखना है। कौन सा सेम आर्टिकल लिखना है? यहाँ पे हमें सेम आर्टिकल लिखना है कि इंडिया में क्या कोई ऐसा आर्टिकल है, इंडिया के संविधान में क्या कोई ऐसी चीज़ लिखी है। ऐसे समझो, यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे जैसे 1 है, 2 है, ये सब क्या है? ये बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिखे हैं। तो हमें ये देखना है कि इन आर्टिकल्स को पढ़ के ये देखना है कि क्या यहाँ पे फेडरलिज्म कैसे काम कर रहा है, पहला। दूसरा, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है क्या वो हम इंडिया से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, क्या वो हमारे संविधान में कहीं लिखा है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। नाउ टाइटल 1 ऑन द फेडरल बेल्जियम, इट्स कंपोनेंट एंड इट्स टेरिटरी। Now Article 1,
बेल्जियम इज अ फेडरल स्टेट मेड अप ऑफ कम्युनिटीज एंड रीजन। तो यहाँ पे ये बता रहा है आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ऑन बेल्जियम इट्स कंपोनेंट्स एंड इट टेरिटरी, बेल्जियम ये क्या बता रहा है कि बेल्जियम एक फेडरल स्टेट है और यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग रीजन से बना है ना। बेल्जियम इज अ फेडरल स्टेट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, एक फेडरल स्टेट है, यहाँ पे स्टेट्स हैं और ये जो स्टेट है अलग अलग कम्युनिटी से बने हैं। देन यहाँ पे क्या है, मेड अप ऑफ कम्युनिटीज एंड रीजन्स, और यहाँ पे अलग अलग रीजन है और अलग अलग स्टेट है। मतलब ये अलग रीजन है तो ये एक स्टेट, ये एक स्टेट, यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है। तो ये बताया है कि बेल्जियम एक फेडरल नेशन है। तो अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं इंडिया दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ पे बेल्जियम इज अ फेडरल स्टेट नहीं लिखा है, हमारे यहाँ क्या लिखा है, इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 1 हो गया। नाउ आर्टिकल 2, बेल्जियम इज मेड अप ऑफ 3 कम्युनिटीज, द फ्रेंच कम्युनिटी, द फ्लैमिश कम्युनिटी एंड जर्मन कम्युनिटी। ये बोला है कि बेल्जियम जो है वो 3 कम्युनिटी से बना है, वहाँ पे ये 3 कम्युनिटी रहती है। तो यहाँ पे ठीक है भैया, अब इसको हमें इंडिया से देखना है, ये जो है अब हमें इसे इंडिया से मैच करना है। तो इंडिया एस्पायर टू बी अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बट सीट्स इन ईस्ट प्रोविंस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना चाहता है और इंडिया में जो सीट्स है वो सभी के बीच में डिस्प्यूटेड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड जनरल सभी के बीच में ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, सभी के पास इक्वल पावर है। तो जैसे उन्होंने 3 कम्युनिटी बताई, इंडिया ने भी अपनी चीज़ें क्या की अपने यहाँ पे, और हमने भी स्पेसिफाई कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आर्टिकल 3, Belgium is made up of 3 regions, the Walloon region, the Flemish region and the Brussels region. Now India is a union of 29 states and 8 union territories as per Article 1 of the Constitution. As per the Article 1 of the Indian Constitution, India shall be union of states. The states and union territories shall be specified in first schedule. ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारे टेरिटरीज बता दी कि हमारी यूनियन टेरिटरीज कितने, हमारे स्टेट कितने अब बढ़ गए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले चीज़ को भी ध्यान रखना है हमें, तो ये 7 नहीं आएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुक में आपका अपडेशन नहीं है लेकिन आपको अपडेटेड रहना है। आज से हो सकता है 2 साल बाद और कोई चीज़ें डिफरेंट हो, तो आपको अपडेटेड रहना है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई 2 साल बाद इस वीडियो को देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि सर आपने तो उस समय इतना बोला था। बेटा बढ़ गया होगा, घट गया होगा, ये सारी चीज़ें तो चेंज होती रहती है। लेकिन कुल मिला के हमें मोटा माटी तौर पे क्या बोलना है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे 3 रीजन से बना है। तो हम यह बोलेंगे कि इंडिया में भी इतने स्टेट्स हैं, इतनी यूनियन टेरिटरी है और ये सारी चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल 4, Belgium has 4 linguistic region, the French speaking region, the Dutch speaking region, the bilingual region of Brussels capital and German speaking region. Each county branch of the kingdom is a part of one of these linguistic regions. Now the 8th schedule of the constitution of India में describe 8 different languages, Hindi, Kashmiri, Gujarat, Bengali, Assamese, मलयालम, मणिपुरी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मराठी, नेपाली, कन्नडा, ओरिया टू बी स्पोकन एट डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 8 शेड्यूल में अलग अलग लैंग्वेजेस डिस्क्राइब कर दी है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो चैप्टर में है ही नहीं, तो आपसे पेपर में भी नहीं पूछेंगे। अगर चैप्टर में नहीं है तो पेपर में नहीं पूछेंगे, लेकिन एनसीईआरटी कई बार आपसे एड ऑन क्वेश्चन करवाती है। तो ये कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में आपको जो बुक में जो हमने पढ़ा है उससे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर वो वेरी भी करता है स्कूल टू स्कूल, आपके स्कूल का क्या प्रोसीजर है, दूसरे स्कूल का क्या, ये तो 11th है, 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन है। लेकिन ये अगर नहीं, अब चैप्टर में लिखा है 8 शेड्यूल हमने नहीं पढ़ा है डिटेल में, तो 8 शेड्यूल के ऊपर सवाल भी नहीं आएगा। आप लोग इस चीज से निश्चिंत रहें। ठीक है, नाउ आर्टिकल 5, द वलून रीजन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग प्रोविंसेस, द वलून, बैरॉट, हाईलॉल्ड, लिंच, लक्समबर्ग एंड नामूर। द फ्लैमिश रीजन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग प्रोविंसेस। ठीक है, यहाँ पे उनकी प्रोविंसेस के नाम लिख दिए, ईस्ट फ्लैंडर्स, वेस्ट फ्लैंडर्स, लिम्बर्ग, ये सारी चीजें लिखी है। So Article 5, as per Article 1 and 2 states
दैट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से कुछ बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कुल मिला के देखो इसमें हो क्या रहा है, तुम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें हो ये रहा है कि एक तरफ हो गया बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ हो गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें ये देखना है कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं क्या वो इंडिया से सिमिलर है, और इंडिया से सिमिलर है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बताओ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बताओ कि कहाँ पे लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है। अब हमने नहीं पढ़ी है तो भी वो पेपर में नहीं पूछेंगे, लेकिन आप एक जस्ट देखने के लिए समझ लो चीज़ों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये चैप्टर में भी नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इनको बस एक तरीके से देख सकते हो, मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि एड ऑन चीज़ें। आपको कोई नहीं पूछेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 क्या है, आपको ये अभी नहीं पूछेंगे ये सारी चीज़ें। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन that you were to rewrite the provision regarding federalism. Write an essay of not more than 300 words making your suggestion about division of power among the center and state, distribution of financial resources, method of resolving interstate water dispute, appointment of governor. तो यहाँ पे हमें प्रोविजंस को रीराइट करने का एक बार मौका मिल जाए। मान लो कि हमें एक बार जो फेडरलिज्म के जो हमारे संविधान में जो प्रोविजंस है, जो संविधान में जो चीज़ें लिखी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी है, अगर हमको उनको फिर से लिखने का मौका मिल जाए तो हमें इन सारे पॉइंट को लेके 300 वर्ड में ऐसे लिखना है कि हम कैसे लिखेंगे, हम क्या चाहते हैं, हम फिर से रीराइट करेंगे तो हम कैसे रीराइट करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर से मौका दे दिया जाए कि इसमें डिवीजन ऑफ पावर के बारे में फिर से लिखो तो वो हमें बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में जो हमने लिखा है उससे अलग लिखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उससे थोड़ा सा अलग करके लिखो। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें 300 वर्ड्स का यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे तुम सोचो जरा, 1 मिनट का पॉज लो, और तुमको अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो तुम क्या क्या पॉइंट लिखोगे, जॉट बना के बस अपने कॉपी में वैसे मेंशन करो वहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट पे कि अगर अब मुझे फर्स्ट वाले पॉइंट पे लिखना होगा डिवीजन ऑफ पावर अमंग सेंटर एंड स्टेट, अब मुझे इस पे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा। फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट 2 सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स, वन एट नेशनल लेवल अनदर एट रीजनल लेवल। बढ़िया है, फेडरलिज्म की एक डेफिनेशन दे दोगे यहाँ पे, डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाएगा सामने वाले को कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है फेडरलिज्म क्या होता है। तुमने डेफिनेशन दे दी, बढ़िया। अब आ जाते हैं हम पहला वाला डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर पे क्या कहना है इसे समझ लेते हैं। The power are distributed between the central government and the state government. The Constitution demarcates the subject clearly in the list. The disputes are settled by judiciary. The economic and financial power have been centralized to the central government. ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सम टैक्सेस आर लेव्ड बाय द सेंटर बट आर कलेक्टेड बाय द स्टेट, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. Some certain taxes are levied and collected by the center and are distributed among the state. Cessation of property among the agricultural land, terminal taxes on goods and passenger carried by railway, sea and air, taxes on railway, freights, fare, taxes on newspaper, etc. The taxes which are levied and collected by center but are distributed between center and state, income tax on the income tax and agricultural land on recommendation of finance commission. तो यहाँ पे कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं लेकिन वो सेंटर के पास जाते हैं। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो कि सेंटर के पास जाते हैं लेकिन स्टेट के पास आते हैं। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट कर लेती है। और अब तो हमारा नया रिफॉर्म आ गया तो जीएसटी का भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, बट हमें इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग इकोनॉमिक्स, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो जीएसटी में आपको अपनी खुशी के लिए पढ़ना हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ एज सच हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को मैं इनको फटाफट रीड करते चल रहा हूँ बिकॉज आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसका कि सफिशिएंट नॉलेज आप लोग ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो, ठीक है। Methods of resolving interstate dispute में another interstate committee can be established by parliament if it thinks to be fit. An interstate committee can be established by parliament if it thinks to be fit. एक कमिटी बन सकती है जो कि हमें लग रहा है कि सही से काम कर लेगी। This committee inquires into disputes and submitted reports and recommendation to parliament. Example: Haryana and Punjab dispute on Chandigarh, Maharashtra
ऑन चंडीगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात हैव डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ नर्मदा वाटर। तो एक कमेटी बना दी जा सकती है, वो कमेटी सारी चीज़ों को देख ले और कमेटी अपनी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को दे दे। पार्लियामेंट में राज्यसभा भी इंक्लूडेड है ना, तो राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट है, तो ये लोग भी देख पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक। Now, appointment of governor. The governor of states are appointed by President of India on the advice of Council of Minister at the center. They enjoy power to remove them also. Hence, governor work as a representative of central government in the state who inform center about the condition of state if required. गवर्नर के बारे में क्या जो तुम्हें लिखना है वो तुम लिख सकते हो, इसमें चेंजेस वगैरह लिख सकते हो कि गवर्नमेंट नॉन पार्टीशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो, लेकिन गवर्नर का क्या काम है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड वाई। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के लिए क्या किस बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए, आगे पहले जो हो गया वो नहीं, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे बनना चाहिए, एक कॉमन रिलीजन के बेसिस पे बनना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनना चाहिए। तो इनमें से सिलेक्ट करना और क्यों। ठीक है। In federation, different states are formed on the basis of common language they speak, and federation is a unity in diversity. But the administrative convenience should be based on formation of state to develop a culture of mutual trust, tolerance and cooperation. वही वाली बात है कि हमने फेडरेशन में स्टार्टिंग में क्या था, लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया, तब नीड भी थी, अलग अलग डाइवर्सिटी को रिकॉग्निशन मिल गया, लेकिन अब जो स्टेट बनने चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनना चाहिए कि ठीक है ऐसा स्टेट बना दे जहाँ पे अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो पाए, कोई बहुत बड़ा भी नहीं कोई बहुत छोटा भी नहीं, बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से कि वहाँ का डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कॉपरेट करके, मध्य प्रदेश अपने आप में डेवलप नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश को साथ लेना होगा। अब जैसे मध्य प्रदेश के पास समुद्र नहीं है ना, मतलब एक तरीके से देखें तो यहाँ पे कोई भी सी बाउंड्री नहीं है, तो महाराष्ट्र से अच्छे रिश्ते बनाने ही, ट्रेड करना है मुंबई के थ्रू, तो ठीक है। तो कोई भी स्टेट आपस में नहीं चल सकता, हमें सबके साथ कॉपरेट करना ही पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एक अच्छा पैरामीटर होना चाहिए जिसके सहारे हम लोग देखें कि काम अच्छे से हो पाए। नाउ मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार स्पीक हिंदी। इफ ऑल दीज स्टेट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वन स्टेट which will be in tune with the idea of federalism, give arguments. Federation is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at the national and another at the regional level. If all Hindi speaking region of India, Rajasthan, UP, MP, Bihar, Gujarat are combined, then there will only be a unitary or single unit. This cannot be called as federation. अगर हम इन सारे स्टेट को साथ में मिला देते हैं, यहाँ पे ऐसे बताया गया कि इन सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट को साथ में मिला देते हैं, तो बताओ कि कौन सा आइडिया फेडरलिज्म, कौन सा स्टेट फेडरलिज्म के मेल पे दिखेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि फेडरलिज्म मतलब ही होता है कि एक केंद्र सरकार हो एक राज्य सरकार हो, अगर हमने इन सबको साथ में मिला दिया तो ये एक सिंगल यूनिट बन जाएगा। फेडरलिज्म कहाँ बनेगा, ये कि बहुत बड़ा अपने आप में बन जाएगा, इसमें कहाँ हमें फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। Now list 4 feature of Indian Constitution that give greater power to central government than state government. ये क्वेश्चन है आपकी बुक का, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चन को मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन मतलब एकदम ऐसे आ रहे थे और जा रहे थे, है ना, मतलब वो काम के नहीं लग रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप 4 फीचर बताइए जिसमें कि ये प्रूफ हो रहा हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है कंपेरेबल स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है कंपेरेबल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेरियस सब्जेक्ट हैव बीन डिमार्केशन ऑफ द लिस्ट। द यूनियन लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 67 सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है। अब ये जो नंबर है ये नंबर हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये भी मैं बता दूं कि ये नंबर जो है ये हमेशा चेंज होते रहेगा, हो सकता है 3 महीने बाद कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन इससे आप एक चीज़ समझिए कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको जो एनालिसिस करना है फिगर का वो ये करना है कि यहाँ पे कानून हमने ये देखा है कि 97 सब्जेक्ट पे, 97 मैटर पे यूनियन कानून बना सकता है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसको दे दी है, पार्लियामेंट को दे दी है। All the subjects which have national importance included in union list. In case of conflict on subject of concurrent list, saying that central government is important rather than state government. और अगर concurrent list पे
स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना दे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना दे और दोनों का कानून कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो किसका कानून माना जाएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। तो इससे साफ साफ ये प्रूव होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है यहाँ पे। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, सारी चीजें समझा चुका हूँ, इसलिए मैं फटाफट आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। Now, when emergency imposed on the nation or partially, then the central government is empowered to frame laws on the subject mentioned in the state list. और जब भी इमरजेंसी लगती है देश में तो ये स्टेट लिस्ट में जितने भी ये मैटर्स लिखे हैं इन सब पे कानून कौन बना सकता है? इन सब पे कानून केंद्र सरकार बना सकती है। क्लियर है? इन सब पे कानून केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर का मैंने वही बताया, एक बार मैं रीड कर देता हूं, बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट करके एक वीडियो होगा रेदर देन स्टेट गवर्नमेंट, उसमें मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई है, अभी इसलिए फटाफट रीड कर रहा हूं। ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी द गवर्नमेंट इज चेंज टू यूनिटरी form of federation, hence the central government exercises legislative and executive power of state, but state legislature or executive are not dissolved. यहाँ पे हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान हम लोग देखते हैं कि यूनिटरी फॉर्म हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में जो भी है। इफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन पर्टिकुलर स्टेट ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, द लेजिस्लेटिव पावर गोज टू द सेंटर एंड द एग्जीक्यूटिव पावर गोज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर एक पर्टिकुलर स्टेट इमरजेंसी लगी, लाइक प्रेसिडेंट रूल, एक स्टेट इमरजेंसी लग गई है, तब भी उस स्टेट के कानून केंद्र सरकार बना देगी और एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास आ गई? प्रेसिडेंट के पास आ गई। तो अगेन इमरजेंसी में हम क्या देखते हैं? इमरजेंसी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पावर किसके पास चली जाती है? पावर यहाँ पे एक तरीके से हो जाती है केंद्र सरकार के पास में। In case of declaration of financial emergency by President, the center is again authorized to issue direction concerning the economy of state and they will obey it. और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी जो केंद्र सरकार बोल रही है, अगर पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो केंद्र सरकार जैसे राज्य को बोल रही है इकोनॉमी को वैसे हैंडल करो, उनको वैसे हैंडल करना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग इमरजेंसी में क्या देखते हैं? इमरजेंसी में हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर हो जाती है। Now, financial dependence of the state on center. The center enjoy more resources of revenue rather than state. बिल्कुल. The state get loan from center if required. The state apply for grants in aid from the center. Hence, state are dependent on center financially. ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अगर हम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है कंपेरेबल स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे रुपए बांट देती है कि इतने रुपए तुम ले लो, इतने तुम ले लो, इतने तुम ले लो, हर स्टेट को अपने डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से इन कंक्लूजन में कहूँ मैं तो स्टेट फाइनेंशियली स्टेट फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। द गवर्नर इज हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर क्या हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन वह सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेन इन ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और ये तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट की इच्छा हो, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हेंस गवर्नर एक्ट अकॉर्डिंगली टू द विशेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और गवर्नर इनडायरेक्टली काम ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर रहे हैं स्टेट में रहते हुए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उस हिसाब से गवर्नर काम करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। मुझे यही क्वेश्चन अब तक पूरे इस आपके एनसीईआरटी सोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन क्योंकि हम लोग आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन करवाते हैं तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें करवा दी। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ, व्हाई एंड मेनी स्टेट्स आर अनहैप्पी अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नर के काम से स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा खुश क्यों नहीं हैं? तो रीज़न वही क्यों? क्योंकि गवर्नर एक तरीके से एजेंट हो जाते हैं। कैसे एजेंट हो जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेट्स हैं वो हैप्पी नहीं होते हैं क्योंकि स्टेट्स को लगता है कि गवर्नर इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रही है स्टेट्स के मैटर में और हमारे पास में ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं छोड़ी है। The role of governor is interference by the central government in the functioning of state government, hence it become controversial. वही वाला statement जो मैंने आपको समझाया। The controversy become much more if the power vests in the different land at the center and the state,
एज पर आर्टिकल 356 गवर्नर एक्सरसाइज पावर टू रिमेन द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। जो आर्टिकल 356 है वो क्या बोलता है कि गवर्नर के पास पावर है, कैसी पावर है, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने की, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व करने की। The central government dismissed the elected government in आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इन 1980s। और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे गवर्नमेंट जो गवर्नर है, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे जो गवर्नर है उन्होंने चुनी हुई सरकार को गिरा दी वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। इन बिहार ऑल्सो स्टेट असेंबली वॉज रिजॉल्व ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इन 2005। Though it was later pronounced unconstitutional due to the practices of governor, the state remained unhappy with them। बिहार में भी ऐसा हुआ, लेकिन बाद में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया कोर्ट की तरफ से। और ये कुछ एग्जाम्पल है, इसकी वजह से ये लग रहा है कि चुनी हुई सरकार को गिरा देना, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना, तो इसकी वजह से स्टेट अनहैप्पी है। उनको लगता है, उनको क्या लगता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन स्टेट इफ द गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग रन ऑन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फिट केस फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, गिव रीजन। यहाँ पे ये बताया है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज होता है एक स्टेट पे, या स्टेट इमरजेंसी कब लगती है, जब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हो तब। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं, इन केसेस में हमको ये देखना है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है या नहीं लग सकता है। ठीक है, कहाँ गया, स्टेट वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फिट केस फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, गिव रीजन। यहाँ पे इन कंडीशन में क्या कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और ये 6 सिनेरियो है। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, नहीं लग सकता, और अगर लग सकता है तो रीजन दो। पहला, 2 members of state legislative assembly belonging to the main opposition party have been killed by criminals and the opposition is demanding dismissal of the state government। यहाँ पे जो अपोजिशन के जो 2 लोग हैं, अपोजिशन के 2 लोग हैं, वो मारे गए क्रिमिनल्स के द्वारा, और अपोजिशन बोल रही है कि ये जो राज्य में सरकार है इसका डिसमिसल हो जाना चाहिए, ये राज्य सरकार गिर जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, रीजन समझेंगे। दूसरा, किडनैपिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर रैंसम इज ऑन राइज, द नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीज हो रहे हैं, एक तरीके से यंगर चिल्ड्रन के खिलाफ जो क्राइम्स वगैरह, किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोचो, यहाँ पे सरकार गिर जानी चाहिए। नो पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन रिसेंट इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट इज फियर्ड दैट some MLA फ्रॉम अदर पार्टी मे बी ल्यूड टू सपोर्ट द पॉलिटिकल पार्टी इन रिटर्न फॉर मनी। यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, तो कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोई मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ MLA को रुपए दे के खरीद लेगी और सरकार बना लेगी। तो प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, बताओ, ये सोचो, इस पे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगना चाहिए प्रेसिडेंट रूल। नाउ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर रूलिंग इन स्टेट एंड एट द सेंटर एंड दे आर बिटर अपोनेंट्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, मतलब मान लो कि राज्य में कांग्रेस है और स्टेट में बीजेपी है, मतलब राज्य में कांग्रेस है और सेंटर में बीजेपी है, और दोनों के बीच में कड़वाहट है, तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगा दें, बिल्कुल नहीं लगा दें। मोर देन 2000 पीपल हैव बीन किल्ड इन कम्युनल राइट्स, 2000 लोग कम्युनल राइट्स में मारे गए। इन वाटर डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट, 1 स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू फॉलो द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे 2 स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट था, मान लो ये स्टेट है कर्नाटका, ये तमिलनाडु, इनके बीच में वाटर डिस्प्यूट था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को बोला ऐसा करो, और कर्नाटका ऐसा नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। Now the circumstances does not show the failure of constitutional machinery, hence precedent rules under article 356 imply नहीं हो सकता पहले वाले केस में, ये जो अपोजिशन पार्टी के जो MLA को मारा, ठीक है। नाउ सेकंड क्या था, सेकंड वाला, यंग चिल्ड्रन और वुमेन के खिलाफ क्राइम बढ़ रहे हैं। द सर्कमस्टांसेस डिज नॉट इम्प्लाई फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, हेंस प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी इम्पोज्ड। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं हो सकता, वुमेन और अगर चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम बढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल नहीं हुई है, गवर्नमेंट को और अच्छे से काम करो। तीसरा क्या था, नो पॉलिटिकल पार्टी वाला, ठीक है, तो इट डज नॉट इम्प्लाई टू द अपोजिशन, इट डज नॉट वो हो गया। देन 2 पार्टीज आर रूलिंग एट द सेंटर,
दो दे मे बी बिटर अपोनेंट्स टू ईच अदर बट इट्स नॉट सिचुएशन टू प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता, बिल्कुल फोर्थ वाले पॉइंट में भी। फिफ्थ, मोर देन 2000 पीपल हैव बीन किल्ड इन कम्युनल राइट्स, 2000 लोग कम्युनल राइट्स में मारे गए। इट इज अ फिट सर्कमस्टांसेस फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ ग्रेव लॉ एंड प्रॉब्लम इन द स्टेट एंड इट शो द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर शो हो रहा है, 2000 लोग मारे गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। नाउ इन वाटर डिस्प्यूट वाला बताओ, वाटर डिस्प्यूट हो गया तो यहाँ पे इट इज़ अ फिट टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मानी है, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। अब ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया, नो पॉलिटिकल पार्टी है सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन रीसेंट इलेक्शन, यहाँ पे किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई, मतलब एक तरीके से तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली इस वाले केस में इन रियलिटी में देखें तो आज की तारीख में देखो, एक पॉलिटिक्स होती है जो हम बुक में पढ़ते हैं, एक पॉलिटिक्स होती है जो हम रियल में देखते हैं, तो इन रियलिटी देखें तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है, या फिर केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो अपनी सरकार स्टेट में बना ही लेता है। लेकिन यहाँ पे अभी एक मौका दिया जाता है पहले कि मेजॉरिटी प्रूफ कर दो, अब फिर कोई नहीं प्रूफ करेगा तो फिर लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक पहले मौका जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को कुछ इस तरीके से अच्छे से समझ लो, ठीक है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिमांड, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कहाँ कहाँ लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ वाले पॉइंट में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, सिर्फ फिफ्थ और सिक्स्थ वाले पॉइंट में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। थर्ड वाले पॉइंट में एक बार मौका दिया जाएगा सभी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर भी किसी के पास मेजॉरिटी नहीं रही तो लास्ट ऑप्शन वो है, लेकिन एक बार पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। Next, what are the demand raised by the state in quest for their greater autonomy? स्टेट्स की कौन कौन सी डिमांड रेज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी के लिए, कौन सी डिमांड रेज कर रहे हैं उन्हें हमें देखना है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टी हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिमांड एंड मोर ऑटोनॉमी। अब हर स्टेट देखो अलग अलग ऑटोनॉमी की मांग कर रहा है, हर स्टेट के लिए ऑटोनॉमी का अलग अलग मतलब होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हर स्टेट अलग अलग डिमांड की मांग करता है। स्टेट डिमांडेड इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दैट इज पंजाब तमिलनाडु फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल पावर। जैसे पंजाब तमिलनाडु क्या कर रहा है, पंजाब तमिलनाडु बात कर रहे हैं ग्रेटर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि अलग अलग सोर्सेज होने चाहिए रेवेन्यू के, वो इन सारी चीज़ों की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। देन डिमांड टू इंजॉय रेसिडुअल पावर बाय स्टेट एज ए स्टेट फील देमसेल्फ वीक एंड फील देयर इंटरेस्ट टू बी ऑनर्ड। जो रेसिडरी पावर होती है जिसपे कोई कानून नहीं है, उस पर केंद्र सरकार का लॉ चलता है, तो बोल रहे हैं कि ये पावर हमारे पास में होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पावर कम है। डिमांड टू इंजॉय सम ग्रेटर पावर टू लेजिस्लेट लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे स्टेट लिस्ट में कुछ और बढ़ा दी जाए चीज़ें, ये सारी चीज़ें। स्टेट डिमांड ऑटोनॉमी ऑन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशू, लैंग्वेज वाले इशू पे, कल्चरल वाले इशू पे क्या होता है, यहाँ पे भी स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। हर स्टेट के लिए ऑटोनॉमी अलग अलग होता है, मेन आपको ऑटोनॉमी में फाइनेंशियल वाली चीज़ लिखना है, आपको लॉ मेकिंग पावर लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट लिस्ट को इन्हांस किया जाए उस वाली चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, should some state be governed by special provision? Does this create resentment among the other state? Does this help in forging greater unity among regions of the country? क्या किसी स्टेट को स्पेशल प्रोविजन देने से सही है या नहीं है, पहले तो वो बताओ। अगर हमने किसी स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दे दिया तो दूसरे स्टेट को क्या बुरा लगता है कि हमारे पास नहीं है, और क्या स्पेशल प्रोविजन देने से हमारी यूनिटी मेंटेन रहती है, ये तमाम सवाल के आंसर करना है। Some state feel resentment among the other state if some states are granted special provision under the constitution. Under Article 370, Jammu and Kashmir enjoy more autonomous power than the other state. ये पहले था लेकिन अब नहीं है। आर्टिकल 370 के तहत पहले जम्मू एंड कश्मीर ज़्यादा पावर इंजॉय करता था, अब नहीं। Most of the special provision pertain to the northeastern regions like Arunachal Pradesh, Mizoram, Assam, Nagaland, etc. due to the sizable indigenous tribal population with a distinct history and culture which they wish to retain under Article 371. Even some state like Himachal Pradesh वगैरह को भी कुछ special provision दिए हैं। Some difference मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि
कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दे दिए और कुछ स्टेट के अंदर कुछ छोटे छोटे एरिया में कुछ हमने ऑटोनॉमी दे के रखी है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर है। Now some difference in case of division of part of Uttar Pradesh in Uttarakhand where people can purchase agriculture land in Uttar Pradesh also, but people from Uttar Pradesh cannot purchase in Uttarakhand create resentment among the people। ऐसे कुछ प्रोविजन उस समय पे कि पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, अब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि उत्तराखंड के लोग आके उत्तर प्रदेश में लैंड खरीद सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग उत्तराखंड में लैंड नहीं खरीद सकते। ऐसे लॉ क्या होता है, ऐसे लॉ एक तरीके से रिजेंटमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हेंस द अदर स्टेट डिमांड द डिवीजन ऑफ पावर इन कॉमन मैटर टू ऑल। इसलिए कुछ जो दूसरे स्टेट रहते हैं उनका ये बोलना है कि आप सभी के पास इक्वल पावर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके पास फ्रीडम ज़्यादा है हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ यूनिटी तो मेंटेन है, लेकिन कई बार कुछ स्टेट में हमें स्पेशल प्रोविजन देना पड़ता है उनकी गंभीरता को देख के, उस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हैं, और इसकी वजह से बिल्कुल दूसरे स्टेट में समस्याएं होती है, नो डाउट आती है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से उन समस्याओं को नेगोशिएशन बातचीत से सुलझाया जाए, और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नेगोशिएशन बातचीत से सुलझाया जाए, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा फेडरलिज्म वाला चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन काम के नहीं थे, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मान रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन काम के नहीं थे, लेकिन एंड वाले क्वेश्चन काम के थे। आई होप उनके सारी चीज़ों को समझ लेना। चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्वेश्चन चैप्टर से आएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेडरलिज्म वाला चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे समाप्त। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार आपकी तरफ से शिकायत आती है कि सर यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो इसका सल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी, उन वेबसाइट के माध्यम से आप वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे नहीं जाना है तो ठीक है, मत जाओ, आलसी आ रही है सर, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप के माध्यम से भी आप इन सारे वीडियोस को 100% फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स पर बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, स्टडी मटेरियल है। तो अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जितने भी वीडियोस मिलते हैं, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं यहाँ पे, और ये सिर्फ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं हो रही है। इन तमाम कोर्सेज के वीडियोस आपको यहाँ पे 100% फ्री मिलेंगे, चाहे सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम हो गया, आपका सीयूईटी वगैरह हो गया, ओलंपियाड एनटीएससी वाली चीज़ें हो गई, ये तमाम कोर्सेज के वीडियोज़ आपको 100% फ्री मिलेंगे। आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से, इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक पेज से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर से भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियोज़ को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।